राधे राधे आप सभी को। आज हम प्ली ऑफ एलाबाई को डिस्कस करेंगे। प्ली ऑफ एलाबाई, ये जो प्ली ऑफ एलाबाई है ये किस सेक्शन में गिवन है? सेक्शन 11 में। प्ली ऑफ एलाबाई इज कवर्ड अंडर सेक्शन 11। अब ये जो एलाबाई वर्ड है ये एक लैटिन वर्ड है जिसका क्या मतलब होता है? जिसका मतलब होता है एल्सवेयर। एल्सवेयर मीन्स प्रेजेंस ऑफ एक्यूज्ड elsewhere when the offense was committed। यानी एक्यूज ने यह प्ली ली कि जिस टाइम क्राइम कमिट हुआ था मैं तो कहीं और था। ओके, जैसे सपोज करके चलिए, आपको सेक्शन 11 का इलस्ट्रेशन ये याद होगा, लाहौर और कलकत्ता का। याद है कि नहीं याद है? क्या डिस्कस किया था हमने उसमें? जैसे सपोज करके चलिए बी का कलकत्ता में मर्डर हो जाता है। अब पुलिस ऑफिसर ने ए को एक्यूज बनाया है। अब ट्रायल के दौरान ए कोर्ट में इशू कर देता है कि जनाब क्राइम के कमीशन के टाइम मैं तो लाहौर में था। अब चूंकि क्राइम के कमीशन के टाइम बी कहीं और प्रेजेंट था तो ये जो चीज है ये इस फैक्ट के साथ इनकंसिस्टेंट है कि उसी टाइम ए क्राइम सीन पर मौजूद होगा। दैट मीन्स ए ने जो डिफेंस लिया है कि जनाब क्राइम के कमीशन के दौरान मैं तो लाहौर में था, ये फैक्ट क्या है? ये फैक्ट इनकंसिस्टेंट फैक्ट है। ठीक है, हमने इस चीज को सेक्शन 11 के अंदर बहुत अच्छे से डिस्कस किया था, याद है ना आपको? तो अभी जो चीज है कौन सी कि ए ने कहा कि जनाब क्राइम के कमीशन के दौरान मैं तो लाहौर में था, यानी जब कलकत्ता में क्राइम हुआ मैं तो उस समय लाहौर में था। ये जो चीज है ये क्या दिखा रही है कि एक्यूज ने प्ली ऑफ एलाबाई रेज करी है। कैसे? एज ही हैज शोन दैट आई वाज प्रेजेंट एल्सवेयर व्हेन द ऑफेंस वाज कमिटेड। ओके, क्लियर हुआ आपको? बहुत ही सिंपल सी चीज है। जब एक्यूज कोर्ट में डिफेंस लेता है कि जनाब जब क्राइम कमिट हुआ था मैं तो उस समय कहीं और मौजूद था, तो इसी चीज को हम प्ली ऑफ एलाबाई कहते हैं। ओके, चलिए थोड़ा सा डिस्कस करते हैं प्ली ऑफ एलाबाई को। दिस सेक्शन enables a person charged with the crime to take what is commonly called the plea of alibi, which means his presence elsewhere at the time of crime। ओके, जो सेक्शन 11 है वो क्या इनेबल करता है कि जो एक्यूज है वो प्ली ऑफ एलाबाई को रेज कर सकता है, जिसका मतलब क्या होता है कि जिस टाइम क्राइम कमिट हुआ था मैं तो कहीं और मौजूद था। His presence elsewhere is inconsistent with the fact that he should be present at the place of the crime। अब चूंकि वो जो बंदा है, वो जो एक्यूज है, वो कोई और मौजूद है, तो ये जो फैक्ट है ये क्या है? इनकंसिस्टेंट फैक्ट है। किसके साथ? कि वो एक्यूज उसी समय क्राइम सीन पर भी मौजूद होगा। ठीक है, वेयर फॉर एग्जाम्पल अ पर्सन इज चार्ज विद द मर्डर विच टुक प्लेस एट कलकत्ता, ही कैन टेक द डिफेंस दैट ऑन द डे इन क्वेश्चन ही वाज इन लाहौर। वही एग्जाम्पल है जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है कि अगर किसी पर्सन को कलकत्ता में मर्डर के लिए चार्ज किया जाता है तो वो ये डिफेंस ले सकता है कि जनाब उस दिन मैं लाहौर में था। ओके, आगे चलते हैं। The Supreme Court has stated in Durnath Pandey versus State of Uttar Pradesh, the plea of alibi postulates the physical impossibility of the presence of the accused at the scene of the offense by reason of his presence at another place। The plea can therefore succeed only if it is shown that the accused was so far away at the relevant time that he could not be present at the place where the crime was committed। तो आगे इन्होंने क्या बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने दूधनाथ पांडे वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश के केस में यह हेल्ड किया कि प्ली ऑफ एलाबाई क्राइम सीन पर एक्यूज के प्रेजेंस को फिजिकली इम्पॉसिबल बनाती है। कैसे? बाय शोइंग दैट क्राइम के कमीशन के टाइम एक्यूज कहीं और प्रेजेंट था। अब आगे इन्होंने बताया
अभी ये जो एलाबाई की प्ली है ये केवल तभी सक्सेसफुल मानी जाएगी जब एक्यूज ये दिखा देता है कि उस रेलेवेंट टाइम पर यानी कि जिस टाइम पर ऑफेंस कमिट हुआ था उस रेलेवेंट टाइम पर एक्यूज क्राइम सीन से इतनी दूरी पर था कि वो क्राइम सीन पर प्रेजेंट नहीं हो सकता था। ओके, तो इसलिए इन्होंने यहां बताया कि प्ली ऑफ एलाबाई को एक्यूज एब्सोल्यूट सर्टेनिटी के साथ एस्टेब्लिश करेगा, यानी एक्यूज को पूरी सर्टेनिटी के साथ यह दिखाना होगा कि एट द टाइम ऑफ कमीशन ऑफ द ऑफेंस मैं तो कहीं और मौजूद था। इन अ केस वेयर इट वाज प्रूव दैट द person was not physically present at the place where the act was alleged to have been committed but was present only a few miles away from such place, the plea of alibi was not allowed। यानी अगर किसी केस में यह प्रूव हो जाता है कि पर्सन एक्चुअल क्राइम सीन पर मौजूद नहीं था बट प्लेस ऑफ क्राइम से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर था, तो जो कोर्ट है वो प्ली ऑफ एलाबाई को अलाउ नहीं करेगी। ओके, इसलिए उन्होंने बताया था कि द प्ली कैन देयरफॉर सक्सीड ओनली इफ इट इज शोन दैट द एक्यूज वाज सो फार अवे एट द रेलेवेंट टाइम। जो एक्यूज है उस रेलेवेंट टाइम पर क्राइम सीन से इतना दूर था कि उसके लिए क्राइम सीन पर उस समय मौजूद होना इम्पॉसिबल था। ओके, जैसे कि क्राइम कमिट हुआ कलकत्ता में और एक्यूज कहां था, एक्यूज लाहौर में था। ओके, तो हम सेक्शन 11 के इलस्ट्रेशन को कंसिडर करें तो इलस्ट्रेशन ए पार्ट 1 में कोर्ट ए की प्ली ऑफ एलाबाई को अलाउ कर देगी, ठीक है, जबकि इलस्ट्रेशन ए के पार्ट बी में कोर्ट ए की प्ली ऑफ एलाबाई को रिजेक्ट कर देगी। ओके, तो इसलिए अगर एक्यूज एक्चुअल क्राइम सीन पर मौजूद नहीं था बट क्राइम सीन से ही कुछ किलोमीटर दूरी पर था तो जो कोर्ट है वो प्ली ऑफ एलाबाई को अलाउ नहीं करेगी। ओके, आगे चलें, चलिए। हाउएवर plea of alibi taken by the defense is required to be proved only after prosecution has proved its case against the accused। दर्शन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। तो इस केस में कोर्ट ने क्या ऐड किया कि डिफेंस काउंसिल प्ली ऑफ एलाबाई को सिर्फ तभी रेस करेगा जब प्रोसिक्यूशन अपने केस को बियॉन्ड रीजनेबल प्रूव कर देगा। ओके, बिकॉज क्रिमिनल केसेस में जो बर्डन है वो किस पे होता है, बर्डन इज ऑन द प्रोसिक्यूशन टू प्रूव द केस बियॉन्ड रीजनेबल डाउट। और जब प्रोसिक्यूशन अपने केस को बियॉन्ड रीजनेबल डाउट प्रूव कर देता है सिर्फ तभी ये जो बर्डन है वो डिफेंस पे शिफ्ट होता है इस चीज को डिस्प्रूव करने का। तो इसलिए पहले प्रोसिक्यूशन ये प्रूव करेगा कि क्राइम एक्यूज ने कमिट किया था, देन ओनली बर्डन विल लाई ऑन द डिफेंस काउंसिल टू क्लेम प्ली ऑफ एलाबाई। ओके, क्लियर? आगे डिस्कस करते हैं। The plea of alibi is not one of the general exception contained in Chapter 4 of IPC. It is a rule of evidence recognized under Section 11 of Indian Evidence Act. तो इन्होंने यहाँ क्या बताया कि जो plea of alibi है वो Chapter 4 IPC में जो जनरल एक्सेप्शन दी हुई है उनकी एक एक्सेप्शन नहीं है, बल्कि ये एक एविडेंस का रूल है जिसे इंडियन एविडेंस एक्ट के सेक्शन 11 के अंदर रिकॉग्नाइज किया हुआ है। ओके, दिस पैराग्राफ इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर पीटी। पीटी में अक्सर ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि क्या प्ली ऑफ एलाबाई एविडेंस का रूल है। इसी तरह पीटी में ये क्वेश्चन भी जनरली पूछा जाता है कि क्या प्ली ऑफ एलाबाई आईपीसी के किसी एक्सेप्शन का रूल है। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि जो प्ली ऑफ एलाबाई है वो आईपीसी के किसी भी जनरल एक्सेप्शन का रूल नहीं है, बल्कि ये इंडियन एविडेंस एक्ट का रूल है जिसे इंडियन एविडेंस एक्ट के सेक्शन 11 के अंदर प्रोवाइड किया हुआ है। ओके, अब आगे इन्होंने बताया जी, द प्ली ऑफ एलाबाई इन फैक्ट इज रिक्वायर्ड टू बी प्रूव्ड विद सर्टेनिटी सो एज टू कंप्लीटली एक्सक्लूड द पॉसिबिलिटी ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द एक्यूज्ड एट द प्लेस ऑफ ऑकरेंस। यानी प्ली ऑफ एलाबाई को सर्टेनिटी के साथ प्रूव किया जाएगा जिससे कि इस फैक्ट को कंप्लीटली रूल आउट किया जा सके कि एट द टाइम ऑफ द कमीशन ऑफ ऑफेंस एक्यूज क्राइम सीन पर फिजिकली प्रेजेंट था।
While weighing the plea of alibi, the same has to be weighed against the positive evidence led by the prosecution. That is, not only the substantive evidence of the witness and the dying declaration, but also against the scientific evidence. That is, the DNA analysis, fingerprint analysis, and bite marks analysis, the accuracy of which is scientifically acclaimed. तो देखो आगे इन्होंने कितनी अच्छी बात कही है कि प्ली ऑफ एलाबाई को वेट करते समय कोर्ट प्रोसिक्यूशन के एविडेंस को भी इक्वल इंपॉर्टेंस देगी और ना सिर्फ विटनेस और डाइंग डिक्लेरेशन के सब्सटेंटिव एविडेंस को बल्कि साइंटिफिक एविडेंस को भी कोर्ट इक्वली कंसीडर करेगी। साइंटिफिक एविडेंस जैसे कि डीएनए एनालिसिस हो गया, फिंगरप्रिंट एनालिसिस हो गया, जिनकी साइंस 100% एक्यूरेसी क्लेम करती है। सेक्शन 45 में हमने एक लिस्ट डिस्कस करी थी ना कि कौन कौन से केसेस ऐसे हैं जिनमें साइंस ने एक्यूरेटली 100% तरक्की कर ली है। याद आया? वेरी गुड। अगर नहीं आया तो दोबारा से उस वीडियो को जाकर देखिए। तो जैसे आपने सीआईडी में, क्राइम पेट्रोल में अक्सर देखा भी होगा, इन्वेस्टिगेशन टीम को क्राइम सीन से जो भी ब्लड सैंपल, फिंगरप्रिंट सैंपल मिलते हैं वो उन्हें इमीडिएटली फॉरेंसिक लैब में भेज देते हैं, ये आइडेंटिफाई करने के लिए कि ये जो ब्लड सैंपल है या जो फिंगरप्रिंट है ये किस पर्सन का है। ठीक है? असुर वेब सीरीज देखी है आपने, जो वूट पर स्ट्रीम हुई थी, असुर? अगर देखिए तो इस चीज को बहुत जल्दी से कनेक्ट कर लोगे, और अगर नहीं देखी है तो जाकर देखना, आपको ये सारी चीजें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। ओके? तो इसलिए उन्होंने यह बताया कि बेशक एक्यूज ने प्ली ऑफ एलाबाई रेज कर ली है, लेकिन अगर प्रोसिक्यूशन एविडेंस ने डिसीज के डाइंग डिक्लेरेशन से, अदर आई विटनेसेस से, क्राइम सीन पर मिले एक्यूज के ब्लड सैंपल से, डीएनए सैंपल से यह दिखा दिया कि देखो जनाब, सारे एविडेंस ये दिखा रहे हैं कि एक्यूज वाज प्रेजेंट एट द क्राइम सीन, तो कोर्ट फिर एक्यूज को कन्विक्ट कर सकती है। ओके? याद रखना इस चीज को कि बेशक से एक्यूज ने प्ली ऑफ एलाबाई रेज कर ली, लेकिन प्रोसिक्यूशन ने कोगेंट एविडेंस लीड करके या स्ट्रॉन्ग एविडेंस लीड करके दिखा दिया कि जनाब एक्यूज जो था वो क्राइम सीन पर मौजूद था, तो जो कोर्ट है वो एक्यूज को कन्विक्ट कर सकती है। कोगेंट और स्ट्रॉन्ग एविडेंस जैसे कि डाइंग डिक्लेरेशन ऑफ डिसीज्ड, अदर आई विटनेसेस, ब्लड सैंपल ऑफ एक्यूज फाउंड एट द प्लेस ऑफ क्राइम सीन। ठीक है? ये सारे एविडेंस की बात हो रही है यहां पर। अब आगे चलते हैं। आगे इन्होंने बताया द बर्डन ऑन द एक्यूज इज रेदर हैवी एंड ही इज रिक्वायर्ड टू एस्टेब्लिश द प्ली ऑफ एलाबाई विद सर्टिट्यूड बाय वर्च्यू ऑफ सेक्शन 103 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। Burden to prove an alibi is always on the accused and he must prove it to the satisfaction of the court by adducing cogent evidence. Held in the case of Binay Kumar and other versus State of Bihar. तो बिनय कुमार वर्सेस बिहार के केस में कोर्ट ने हेल्ड किया कि प्ली ऑफ एलाबाई को प्रूव करने का जो बर्डन है वो एक्यूज पर लाई करता है, और ये जो बर्डन है ये हैवी होता है, यानी एक्यूज को सर्टेनिटी के साथ प्ली ऑफ एलाबाई को प्रूव करना होता है बाय वर्च्यू ऑफ सेक्शन 3 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। अच्छा, बाय वर्च्यू ऑफ सेक्शन 103 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट यहां पर क्यों यूज किया गया है? क्या आप मुझे ये चीज बता सकते हैं? बताइए कमेंट करके। और आगे इन्होंने बताया कि एलाबाई को प्रूव करने का बर्डन हमेशा एक्यूज पर ही होता है, और ये फैक्ट एक्यूज कोगेंट एविडेंस प्रोड्यूस करके ही प्रूव करेगा। ओके? Burden to prove an alibi is always on the accused and he must prove it to the satisfaction of the court by adducing cogent evidence. आगे चलते हैं। एविडेंशियल वैल्यू ऑफ प्ली ऑफ एलाबाई। प्ली ऑफ एलाबाई की एविडेंशियल वैल्यू क्या है? प्ली ऑफ एलाबाई once proved beyond doubt is complete defense for the accused and therefore the court is very cautious in admitting the plea of alibi. यानी जब एक्यूज प्ली ऑफ एलाबाई को बियॉन्ड रीजनेबल डाउट जाके प्रूव कर देता है तो अब ये अपने आप में एक्यूज के लिए कंप्लीट डिफेंस है। इसलिए जो कोर्ट है वो प्ली ऑफ एलाबाई को एडमिट करते समय, प्ली ऑफ एलाबाई को एक्सेप्ट करते समय बहुत कॉशियस रहती है। ठीक है ना? द बर्डन ऑफ प्रूफ अंडर सेक्शन 103 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट इज अपॉन द एक्यूज विल बी हाईली स्ट्रिक्ट, particularly in the cases where the circumstantial evidence against the accused are very strong. यानी
एक्यूज के ऊपर जो बर्डन है सेक्शन 103 के अंदर वो काफी स्ट्रिक्ट है, स्पेशली उन केसेस में जिनमें एक्यूज के अगेंस्ट बहुत ही स्ट्रॉन्ग सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस हैं। द मोर स्ट्रॉन्ग आर द सर्कमस्टेंशियल एविडेंस द मोर स्ट्रिक्ट विल बी द बर्डन ऑफ प्रूफ। यानी सर्कमस्टेंशियल एविडेंस जितने स्ट्रॉन्ग होंगे एक्यूज के ऊपर जो बर्डन ऑफ प्रूफ है वो उतना ही स्ट्रिक्ट होगा। ओके, चलिए आगे चलते हैं। In Haryana versus Prabhu, court held failure to establish alibi. Failure on the part of accused to establish plea of alibi does not help the prosecution, and it cannot be held that the accused was present at the crime scene. The prosecution must prove it by positive evidence. तो देखो हरियाणा वर्सेस प्रभु के केस में कोर्ट ने कितनी अच्छी बात हेल्ड करी है कि अगर एक्यूज प्ली ऑफ एलावाई को एस्टेब्लिश करने में फेल हो जाता है तो ये जो फैक्ट है ये इस इन्फ्रेंस को लीड नहीं करेगा कि एक्यूज क्राइम सीन पर प्रेजेंट था, और इस चीज को प्रोसिक्यूशन को पॉजिटिव एविडेंस से प्रूव करना पड़ेगा। यानी प्रोसिक्यूशन को पॉजिटिव एविडेंस लीड करके या कोगेंट एविडेंस लीड करके ये दिखाना होगा कि जनाब एक्यूज जो है वो क्राइम सीन पर मौजूद था। ओके, तो याद रखना इस चीज को कि अगर एक्यूज प्ली ऑफ एलावाई को एस्टेब्लिश करने में फेल हो जाता है तो ये फैक्ट इस इन्फ्रेंस को लीड नहीं करेगा कि एक्यूज क्राइम सीन पर प्रेजेंट था, और इस चीज को प्रोसिक्यूशन को सफिशिएंट एविडेंस लीड करके ही प्रूव करना पड़ेगा। आगे क्या बोलता है जी, दस mere failure to establish plea of alibi shall not lead to an inference that accused was present at scene of occurrence। तो इसलिए अगर एक्यूज प्ली ऑफ एलावाई को प्रूव करने में फेल ही क्यों ना हो जाए, प्रोसिक्यूशन इससे कोई हेल्प नहीं ले सकता, बिकॉज प्रोसिक्यूशन को खुद से अपने पैरों पर खड़ा होना पड़ता है। इट डज नॉट हेल्प द प्रोसिक्यूशन, दैट इज इट हैज टू स्टैंड ऑन इट्स ओन लेग्स। क्योंकि क्रिमिनल केसेस में प्रोसिक्यूशन हैज टू प्रूव द केस बियॉन्ड रीजनेबल डाउट्स। ओके, क्लियर हुआ? तो इस केस को और इस केस के फैक्ट्स को आप अच्छे से याद रखना, ठीक है ना, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मीन्स। अब आगे इन्होंने बताया डिस्टेंस वुड बी मटेरियल फैक्टर इन द मैटर ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ प्ली ऑफ एलावाई। जो डिस्टेंस है ये अपने आप में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है प्ली ऑफ एलावाई को एक्सेप्ट करने में, क्योंकि हमने क्या पढ़ा था कि अगर एक्यूज एक्चुअल क्राइम सीन पर प्रेजेंट ना होकर क्राइम सीन से थोड़े ही डिस्टेंस पर है, 2-3 किलोमीटर ही दूर है, तो जो कोर्ट है वो प्ली ऑफ एलावाई को एक्सेप्ट नहीं करेगी। लेकिन अगर एक्यूज क्राइम सीन से काफी डिस्टेंस पर है तो जो कोर्ट है वो प्ली ऑफ एलावाई को एक्सेप्ट कर लेगी। इलस्ट्रेशन ए याद आया? वेरी गुड, चलिए आगे देखते हैं अब। The plea of alibi that accused person had attended the alleged musical program in the evening has no substance and has been rightly rejected as the witness. The father of the churches deposed that their churches never organized any musical program even in that evening. The plea of alibi contradicted against evidence of injured informant, the dying declaration of prosecutrix, DNA analysis and fingerprint analysis also. Held in the case of Mukesh versus State of NCT, Delhi. निर्भया गैंगरेप। तो निर्भया गैंगरेप के केस में क्या हुआ था, एक्यूज ने प्ली ऑफ एलावाई ली थी कि जिस रात ऑफेंस कमिट हुआ था उस रात हम चर्च में म्यूजिक प्रोग्राम अटेंड कर रहे थे। अब कोर्ट ने इस प्ली ऑफ एलावाई को रिजेक्ट कर दिया। क्यों? बिकॉज चर्च के फादर ने बताया कि उनके चर्च ने उस रात किसी भी तरह का कोई म्यूजिकल इवेंट ऑर्गेनाइज ही नहीं करवाया। प्लस जो प्ली ऑफ एलावाई थी ये इंजर्ड इंफॉर्मेंट की एविडेंस से, डिसीज के डाइंग डिक्लेरेशन से, डीएनए और फिंगरप्रिंट एनालिसिस से कॉन्ट्रडिक्ट कर रही थी, बिकॉज डाइंग डिक्लेरेशन, डीएनए सैंपल, फिंगरप्रिंट एनालिसिस ये सब क्या दिखा रहे थे कि एक्यूज जो था वो क्राइम सीन पर मौजूद था। तो इस केस में कोर्ट ने एक्यूज के प्ली ऑफ एलावाई को रिजेक्ट कर दिया था और कन्विक्शन करार कर दी थी। ओके, अब चलिए आगे चलते हैं। The purpose of alibi is not to establish or prove anything, but merely to raise a doubt in the mind of judge that accused was not present at the crime scene. तो उन्होंने यहां बताया कि एलावाई का जो पर्पस है वो कुछ प्रूव करना नहीं है, बल्कि एलावाई का पर्पस केवल जज के माइंड में एक डाउट क्रिएट करना है कि when the crime was committed, I was not present at the crime scene.
ठीक है. If this plea was made at initial proceeding accompanied with strong and independent evidences, then there are more chances of acquittal or discharge of accused. तो क्या बताया इन्होंने यहां पर, अगर एक्यूज ये प्ली इनिशियल प्रोसीडिंग में ही रेस कर लेता है प्लस प्ली ऑफ एलाबाई को सपोर्ट करने के लिए एक्यूज अदर इंडिपेंडेंट और स्ट्रॉन्ग एविडेंस भी लीड कर देता है, तो एक्यूज के एक्विटल होने के या डिस्चार्ज होने के ज्यादा चांसेस रहते हैं. ओके, चलिए आगे देखते हैं. अब व्हेन टू रेज द प्ली ऑफ एलाबाई, ये जो प्ली ऑफ एलाबाई है इसको आप कब रेज करोगे, आप मींस एक्यूज्ड. In order for the plea to be successful and effective, it is always advisable to make the plea at the earliest or in the initial stage of the case. This stage could be at the stage of framing of charge or at preliminary hearing. यानी plea of alibi को earliest opportunity पर या initial stage पर ही रेस किया जाना चाहिए जिससे कि plea of alibi successful और effective हो. Initial stage means stage of charge framing और stage of preliminary hearing. ओके, आगे चलते हैं. The fact that the accused advanced a false plea of alibi cannot by itself be a proof of the fact he was responsible for the offense. तो देखो कितनी अच्छी बात कही यहां पर इन्होंने कि जस्ट बिकॉज एक्यूज ने फॉल्स प्ली ऑफ एलाबाई रेस की है इसका मतलब ये नहीं है कि क्राइम जो है वो एक्यूज नहीं किया है. क्यों? बिकॉज हरियाणा वर्सेस प्रभु के केस में हमने क्या पढ़ा था, फेलियर ऑन द पार्ट ऑफ द एक्यूज टू एस्टेब्लिश प्ली ऑफ एलाबाई डज नॉट हेल्प द प्रोसिक्यूशन एंड इट कैनॉट बी हेल्ड दैट द एक्यूज वाज प्रेजेंट एट द क्राइम सीन. द प्रोसिक्यूशन मस्ट प्रूव इट बाय पॉजिटिव एविडेंस. ठीक है, तो प्रोसिक्यूशन ने बेशक से एविडेंस लीड करके यही क्यों ना दिखा दिया हो कि जनाब जो एक्यूज ने प्ली ऑफ एलाबाई रेस करी है ये एकदम फॉल्स है और एक्यूज जो है वो लाहौर में प्रेजेंट नहीं था, तो इसका मतलब ये नहीं माना जाएगा कि जो क्राइम है वो एक्यूज नहीं किया है. ओके, द फैक्ट दैट द एक्यूज एडवांस अ फॉल्स प्ली ऑफ एलाबाई कैनॉट बाय इटसेल्फ बी अ प्रूफ ऑफ द फैक्ट ही वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ऑफेंस. ओके, आगे देखते हैं. प्ली ऑफ एलाबाई इन रिलेशन टू को एक्यूज. The plea of alibi cannot be accepted in favor of an accused merely on the ground that the same was accepted in relation to co-accused. तो इन्होंने यहाँ क्या बताया, जैसे सपोज करके चलिए किसी केस में दो एक्यूज हैं. अब जस्ट बिकॉज प्ली ऑफ एलाबाई एक एक्यूज के फेवर में एक्सेप्ट कर ली गई है तो इसका मतलब ये नहीं है कि को एक्यूज के अगेंस्ट भी प्ली ऑफ एलाबाई एक्सेप्ट कर ली जाएगी. ओके, तो ये था हमारा प्ली ऑफ एलाबाई. ठीक है, अब आप मेरे को एक बात बताइए कि क्या आपने दृश्यम मूवी देखी है अजय देवगन की? देखिए ना, क्या करता है उसमें अजय देवगन. उस पूरी मूवी में अजय देवगन प्ली ऑफ एलाबाई को रेस करने के लिए एविडेंस क्रिएट करता रहता है. याद आया? अगर याद नहीं आया तो दोबारा से आज बैठ के दृश्यम मूवी को देखो. प्ली ऑफ एलाबाई को इससे बेहतरीन कोई मूवी नहीं समझा सकती, मैं सच बता रहा हूं. ठीक है, और देखो वैसे आपको एक जनरल बात बता दूं, जनरली जो प्ली ऑफ एलाबाई एक्यूज रेस करता है ना वो फॉल्स होती है. 70% केसेस में जो प्ली ऑफ एलाबाई होती है वो फॉल्स होती है. जैसे होता क्या है, ज़्यादातर जो बड़े बड़े पॉलिटिशियंस होते हैं या जो सेलिब्रिटीज होते हैं या जो एक्टर्स होते हैं जिनके अगेंस्ट किसी क्राइम का एक्यूजेशन लगा है वो अपनी पावर का यूज करके फॉल्स रिकॉर्ड क्रिएट कर लेते हैं. जैसे फेक होटल बुकिंग दिखा देंगे, फेक मीटिंग के एविडेंस दिखा देंगे. ठीक है, इस तरीके से जब आप क्रिमिनल लॉ में प्रैक्टिस करोगे तो आप इस चीज को बहुत अच्छी तरीके से समझ जाओगे. ओके, तो चलिए अब हम सेक्शन 11 से रिलेटेड पीटी के पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं. नंबर 1, सेक्शन 11 क्लॉज 1 is based on the principle of inconsistency while section 11 clause 2 is based on the principle of probability. ठीक है, आपको ये बहुत अच्छे से याद रखना है कि जो सेक्शन 11 क्लॉज 1 है वो इनकंसिस्टेंसी के प्रिंसिपल पे बेस्ड है, जबकि जो सेक्शन 11 क्लॉज 2 है वो प्रोबेबिलिटी के प्रिंसिपल पे बेस्ड है. ठीक है, और याद रखना जो क्लॉज 1 है वो किससे डील करता है, क्लॉज 1 डील्स विद इनकंसिस्टेंस फैक्ट, जबकि जो क्लॉज 2 है वो किससे डील करता है, हाईली प्रोबेबल और इम्प्रोबेबल से. ठीक है,
नेक्स्ट, सेक्शन 11 क्लॉज 2 डील्स विद बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव एस्पेक्ट्स. पॉजिटिव एस्पेक्ट कौन सा हुआ जी? हाईली प्रोबेबल. और नेगेटिव एस्पेक्ट कौन सा हुआ? हाईली इम्प्रोबेबल. ओके. नेक्स्ट, बर्डन ऑफ प्रूफ ऑफ alibi lies on accused under section 103 of Indian Evidence Act. Next, section 11 deals with plea of alibi. Section 11 deals with plea of alibi. Next, section 11 is a residuary section. जो सेक्शन 11 है वो एक रेसिड्यूरी सेक्शन है. नेक्स्ट, प्ली ऑफ alibi ought to be taken at the first instance. Plea of alibi ought to be taken at earliest possible opportunity या first instance. Next, alibi is not an exception provided in the IPC or any other law. Alibi is not an exception which is provided under IPC or any other law. तो alibi क्या है जी? alibi is a rule of evidence given under section 11 of Indian Evidence Act. ओके. इसके अलावा जो सेक्शन की इलस्ट्रेशन है, 2 इलस्ट्रेशन है, आपको उन दोनों इलस्ट्रेशन को बहुत अच्छे से करना है. ठीक है. तो ये था हमारा आज का लेक्चर. अगर आपको लेक्चर पसंद आया है तो आप लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा. और अगर आपको लेक्चर पसंद नहीं आया है तो आपको डिसलाइक करने का भी पूरा राइट है. और प्लीज आप लोग कमेंट करके अपने फीडबैक जरूर दीजिएगा, जिससे कि फ्यूचर में मैं अपने आप को और इंप्रूव कर सकूं. और अगर आप लोग चाहते हैं कि वीडियोस में किसी भी तरह का मैं चेंज करूं तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं. मैं पूरी कोशिश करूंगा चीजों को आपके अकॉर्डिंग चलाने की. स्पेशल थैंक्स टू माय गुरु नेहा सिंह, जिन्होंने ईयर 2018 में इंडियन एविडेंस एक्ट का अपना ज्ञान मेरे साथ साझा करके मुझे लेक्चर बनाने के काबिल बनाया. अगर आपको इस लेक्चर से कुछ सीखने को मिला है और आप मुझे कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो आप मुझे कंट्रीब्यूट भी कर सकते हैं. ये है मेरा QR कोड. आप किसी भी ऑनलाइन पेमेंट एप्लीकेशन के थ्रू मुझे पेमेंट कर सकते हैं. और याद रखना, ये कंट्रीब्यूशन जो भी आप करोगे ये केवल सोसाइटी के लिए यूज किया जाएगा, जैसे कि गरीब बच्चों की पढ़ाई के लिए, उनकी शादी के लिए, गौ माता की सेवा के लिए, एक्सेट्रा. बिकॉज आई बिलीव दिस कंट्रीब्यूशन इज बाय द पीपल, ऑफ द पीपल एंड फॉर द पीपल ओनली. इसके अलावा इंस्टाग्राम और फेसबुक पे आप मेरे को फॉलो कर सकते हो. जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है. इंस्टाग्राम पे मैं अक्सर लाइव भी आता हूँ और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी शेयर करता हूँ. तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए और मस्त रहिए. टेक केयर ऑफ योर हेल्थ फिजिकली, मेंटली एंड इमोशनली. जय हिंद, जय भारत.